हेलो वीसीएंस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। यस, जे एडवांस आईआईटी एक्सप्रेस सीरीज में आपका वेलकम है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। राइट, आज का टॉपिक वेव्स। तो वेव्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी एडवांस प्रीवियस ईयर में पूछता रहा है। राइट, तो आज डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। A string of length 1 meter and mass 2 into 10 to minus 5 kg is under tension T. When the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at frequency 750 and 1000. The value of tension T is. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये। 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन। दो कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आपसे बताई गई। दो कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक अगर हमारे पास लाइक बाउंड्री वाला सिस्टम है, फिर वो स्ट्रेच स्ट्रिंग हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो जिसमें सारे हार्मोनिक्स आते हैं, तो उनमें कोई भी दो का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। अब यहां पर दो हार्मोनिक्स आपको दिए हुए हैं, मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यस, बहुत ही इजी हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना अगर दो कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स हमें दिए जाते। एंड दिस वन इज 1000 माइनस 750, 250 हर्ट्ज। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V अपॉन 2L इन केस ऑफ लाइक बाउंड्री सिस्टम और V अपॉन 4L इन केस ऑफ अनलाइक बाउंड्री सिस्टम। यहां पर हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड क्लैंप्ड हैं, तो लाइक बाउंड्री सिस्टम है ये। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया V अपॉन 2L अंडर रूट, V की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट T बाय मास पर यूनिट लेंथ 250, दिस वन। द वैल्यू ऑफ टेंशन T इज, T आपको कैलकुलेट करना है। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर और m कितना दे रखा है 2 इंटू 10 माइनस 5 kg। तो अगर हम इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, t और म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, यस 2 इंटू 10 माइनस 5, ये रह गया 250। 250 को इधर भेज देते 500, तो t अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 5 इक्वल टू 500 स्क्वायर। राइट, तो t अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द माइनस 5 और 4 मिलके रह गया 10 टू द माइनस 1, और t की वैल्यू हमारी आ गई 2.5 इंटू 25 न्यूटन। यस, बहुत सारे बच्चों को आप में से लग रहा होगा कि सर ये आईआईटी एडवांस का ही है। यस, ये आईआईटी एडवांस 2023 पेपर 2 में आपसे पूछा था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंडामेंटल बहुत बार हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये nth हार्मोनिक है और ये n+1th हार्मोनिक है। उस केस में हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ जाती है। तो बेटर यही रहता है कि कभी भी दो हार्मोनिक, कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक अगर आपके पास आ जाएं तो उनके डिफरेंस से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो और डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ये नहीं कि इसको मान लिया ये nth हार्मोनिक है और फिर हम लिख के NV अपॉन 2L को लिख के हम 750 और नेक्स्ट n+1th हो गया, क्योंकि लाइक बाउंड्री सिस्टम है, ऑल हार्मोनिक्स इसमें आ रहे हैं, और फिर इन दोनों इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करने लगते हैं। तो ये जो है इसको आप अवॉइड करिए, इसकी नीड नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, देखिए n कैंसिल हो जाएगा तो V बाय 2L इज 250, V बाय 2L इज 250। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। राइट, और अगर इनको हम डिवाइड करके n निकालें और फिर n की वैल्यू वापस रखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ हमारी बड़ी हो जाती। राइट, है वो भी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, मे बी 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा कंज्यूम हो जाए। तो बी केयरफुल, कहीं भी दो कॉन्जुगेटिव हार्मोनिक्स का डिफरेंस हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आने वाला है। राइट, यस, आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट। S1 and S2 are two identical sound sources of frequency 656. The source S1 is located at O
and S2 moves anti-clockwise with a uniform speed 4√2 मीटर पर सेकेंड. रोटेशन है लेकिन लीनियर स्पीड दी है आपको यूनिफॉर्म स्पीड 4√2 मीटर पर सेकेंड on a circular path around O. There are 3 points P, Q and R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at point O, P. This is sound detector, right? ये है detector, detect करेगा sound को. The source S1 can move along direction OP given the speed of sound in air is 324 when only S2 is emitting sound. बताइए S1 तो sound emit ही नहीं कर रहा है, only S2 emit कर रहा है. The frequency of sound measured by the detector in hertz when it is at Q. मीन्स जब ये Q पर है उस टाइम पर यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी. तो देखो डॉपलर इफेक्ट में आपको मालूम है जो साउंड का डॉपलर इफेक्ट है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पर डिपेंडेंट है, राइट. तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये Q पर है और इसकी स्पीड की बात करें तो ये टेंजेंशियल स्पीड होगी, तो ये अप्रोच या अवे जाने वाली स्पीड नहीं है. तो कभी भी इस तरह का पार्ट आ जाए तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर जो वेलोसिटी है इसको आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा. ये कंपोनेंट कितना हो गया, ये वेलोसिटी आपकी 4√2 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ रहा है रेडियस, ये भी आ रहा है रेडियस, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया. यस सर, ये हमें क्लियर है. गुड. तो अगर ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो ये कंपोनेंट कितना हो गया 4√2 cos 45 और cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 तो 4 मीटर पर सेकेंड. और ये सोर्स है, राइट. तो सोर्स जो है हमारा S2 जिसका नाम रखा हुआ है इन्होंने, वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिटेक्टर से अवे. अब जब सोर्स दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रू फ्रीक्वेंसी अपॉन V प्लस VS. VS is velocity of source directed away from this one, means 4 मीटर पर सेकेंड. N की वैल्यू हमें गिवन है 656, V की वैल्यू आपको गिवन है 324 अपॉन 324 प्लस 4, 324 प्लस 4, तो दैट इज 656 इंटू 324 अपॉन 328. देखिए 328 656 बिल्कुल कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 648 हर्ट्ज. ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा. तो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर मस्ट बी 648 हर्ट्ज. ये आंसर हो गया. बस मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन था, राइट. 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ है, राइट. 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ है. सिंपल सा, अगर हमें डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा. तो एक इजी क्वेश्चन था 2023 पेपर 2, राइट. यस, आगे बढ़े. देखे मींस पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, उसी पैराग्राफ पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन भी है. कंसीडर बोथ सोर्स एमिटिंग साउंड, राइट. पहला पैराग्राफ सेम है, वही हमारा सर्कल है, उसी में P और Q R 3 पॉइंट है. S1 सेंटर पे है, S2 सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड है, राइट. पिछली बार हमें कहा ओनली S2 एमिट कर रहा है साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, आपने निकाल दी. इस बार कह रहे हैं दोनों कंसीडर बोथ सोर्स एमिटिंग साउंड व्हेन S2 इज एट R. अच्छा, अब S2 Q पर नहीं है, अब S2 R पर है. अगर S2 R पर है तो ये वेलोसिटी हो गई, राइट. और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग P 0 हो गया. तो S2 के केस में अप्रोच वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम बात करते हैं तो 0 हो गई. तो R से कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा. मींस जो N2 होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी जो S2 की है, 656 हर्ट्ज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा.
S1 अप्रोच द डिटेक्टर विद अ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। S1 अप्रोच कर रहा है VS1, S1 अप्रोच कर रहा है VS1, तो कितना हो गया N1, NS1 अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भाई, तो V अपॉन V माइनस VS1 लगाए 656 V 324 अपॉन 324 माइनस 4, तो दिस इज 656 इंटू 324 अपॉन 320, राइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पूछा क्या है, द बीट फ्रीक्वेंसीज, तो बीट फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी सिंपली N1 माइनस N1 आपकी आई 656 ब्रैकेट 324 अपॉन 320, राइट। 324 अपॉन 320 माइनस 656, ये हो गया, राइट। 656 कॉमन हो गया आपका, 324 अपॉन 320 माइनस 1 मतलब 4 अपॉन 320 रह गया, और इसको हम कैंसिल करते हैं, राइट। 4 8 टाइम्स 4 8 32 80, तो 6.6 अपॉन 8 8 8 64 16 8.2 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज 8.2 हर्ट्ज। तो आप देखिए कैलकुलेशन भी कुछ इस तरह की थी कि सारे फैक्टर इमीडिएटली कैंसिल होते चल रहे हैं और हमें कैलकुलेशन में भी कोई टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ रहा। तो डॉपलर इफेक्ट से हमेशा इजी ही क्वेश्चन बनता है, राइट। और आईआईटी एडवांस में देखिए वेव ऑप्टिक्स का वेव्स का ये फेवरेट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो 2023 पेपर 2 में डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट पूछे गए थे आपसे और दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थी, तो डायरेक्टली इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब वेव्स एक ऐसा सेक्शन है जिससे आसान क्वेश्चन बनता है हमारे आईआईटी एडवांस में, राइट। और देखते नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन है, राइट। क्या कह रहे, अ स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन अ पाइप। रेजोनेंस का मतलब है कि दोनों का जो एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक रेजोनेंस पाइप है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यूनिसन भी बोलते हैं। तो ये दोनों यूनिसन में है, ये दोनों रेजोनेंस में है। If the tuning fork is moved with a speed 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur. बिल्कुल चेंज करना ही पड़ेगा, जब सोर्स हमारा मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो रेजोनेंस कॉलम की लेंथ चेंज करके उसकी भी फ्रीक्वेंसी बदल देंगे और फिर से रेजोनेंस आ जाएगा। If the speed of sound in air is 320, the smallest value of percentage change required in the length of the pipe is, right। थोड़ा सा देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क है और एक हमारा ओपन और क्लोज्ड पाइप है, राइट। If the length of the pipe should be changed from the resonance to occur with the moving tuning fork, if the speed of sound in air is this smallest value of percentage change in length। देखिए क्योंकि यहां पर लिखा है इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड ऑफ पाइप, इसका मतलब सेकेंड एंड जो दूसरा एंड है वो क्लोज्ड पार्ट है, तो ये हमारा जो ऑर्गन पाइप है इसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है। ये जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है इसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस कर रहा है, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी n और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है v बाय, एज इट इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, तो v बाय 4L1 ये इक्वल हमारा बराबर होना चाहिए। अब हमें कह रहे हैं कि ये स्पीड से मूव करने लगा टूवर्ड्स 2 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, एन वी एस 320 माइनस 2 318, राइट।
320 अपॉन 318। अब आपको इस बार इससे बैलेंस कराना है, तो न्यू लेंथ अगर L2 बोलते हैं तो N न्यू इक्वल्स टू V अपॉन 4L2 होना चाहिए, राइट। N न्यू is N 320 अपॉन 318, N 320 अपॉन 318 इक्वल्स टू V बाय 4L2। पहले N इक्वल्स टू V अपॉन 4L1 आया था। परसेंटेज चेंज निकालना है तो L2 का L1 से रिलेशन निकालना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते, 320 अपॉन 318 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये आ गया। तो L2 जो है वो हमें मिल गया 318 अपॉन 320 L1। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो हमसे पूछा है, डायरेक्ट उसी को फोकस कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमें निकालना है, तो कितना हो गया L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू 100। L2 की वैल्यू रख लेते, तो L1 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 318 अपॉन 320 इंटू 100। 320 माइनस 318, 2 अपॉन 320 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल, 2 16, तो दिस इज 10 अपॉन 16%। आता है डिवाइड करना, 16 6 96, 4 0, 16 2 32, 8 0, 16 5 80, 0.625%। तो अगर हमारा जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो 2 मीटर पर सेकेंड से रेजोनेंस ट्यूब की तरफ दौड़ेगा, तो हमें इसकी लेंथ में 0.625% का चेंज करना पड़ेगा, जिससे दोबारा से हमारा रेजोनेंस बच जाएगा। क्योंकि जितना इसके दौड़ने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उतना लेंथ को कम करके हमने चेंज कर लिया और हमारा अगेन रेजोनेंस बन गया। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था 2020 पेपर 1, राइट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर IIT एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर मेंस तो आसान होना ही है, क्योंकि IIT एडवांस कितना इजी है, तो मेंस के क्वेश्चन क्या होंगे, राइट। यस, तो देखिए ओनली मेंस में ही नहीं, IIT एडवांस जैसे पेपर में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मान के सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। एक्चुअल में ये सॉल्यूशन हमेशा आसान ही होता है, ये मुश्किल होता है इसका समझना, राइट। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, समझिए, फिर आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं, राइट। 80% स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती है, 80% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन नहीं समझ पाते। आपको जो क्वेश्चन टफ लगता है उस क्वेश्चन की आप अपनी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, राइट। यस, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? A train S1 is moving with a uniform velocity 108 किलोमीटर पर आवर। हमें ये अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे इंटू 5/18 कर लेंगे, राइट। 18 6 टाइम्स 108 और 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। हम नहीं रखते किलोमीटर पर आवर में, हम देखते इसको कर लेते मीटर पर सेकेंड में। Another train S2 standing on a platform। चलिए ये तो रेस्ट पे है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। An observer O moves with a uniform velocity 36 किलोमीटर पर आवर। हम इसको भी 36 किलोमीटर पर आवर को बदल लेते हैं 5/18 से और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। Towards S2 as shown in the figure, both the trains are blowing whistle of same frequency। भाई इससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है N1 वो 120 है, और जो इससे फ्रीक्वेंसी निकल रही है N2 वो भी 120 हर्ट्ज है। दिस वन इज ऑब्जर्वर, राइट। ये तो रिसीव करेगा, इससे फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं होगी, ये रिसीव करेगा ऑब्जर्वर। When O is 600 मीटर अवे and S2
and distance between S1 and S2 is 800 meter. The number of beats heard by O. भाई O के पास दो वेव्स आने वाली हैं, एक आने वाली है S1 से यहां से और एक आने वाली है S2 से यहां से। अगर अब S2 को देखें तो S2 तो डायरेक्टली S2 तो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है, ऑब्जर्वर क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो बड़ा हुआ मिलेगा, तो वो हमें फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम निकालते एन एपेरेंट ड्यू टू S2, भाई एपेरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू S2, N2 जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वर मोशन में है, राइट। तो V प्लस V ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय V, ये हो गया। V ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दिस वन, तो N2 120, V is given 330 plus 10 upon 330. So this is 120 into 340 upon 330. कैलकुलेशन अभी हम होल्ड पे रखेंगे, लास्ट में बहुत सारे फैक्टर अगर कैंसिल हो जाते तो काम हमारा आसान हो जाता है, राइट। तो NaS2 हमें मिल गया। अब हमें देखना है NaS1, सोर्स मोशन में है, ये भी मोशन में है, दोनों का इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये हो गया Vs cos अल्फा, इसका नाम है Vs, कोई दिक्कत नहीं। ये जो Vo है ये भी अप्रोच कर रहा है, तो ये एंगल मान लेते बीटा है, तो ये हो गया Vo cos बीटा, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो NaS1 apparent frequency due to S1, Na ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो प्लस होनी है वेलोसिटी, राइट। जो वेलोसिटी है 330, उसमें ये V0 cos बीटा आपको ऐड कर देना है। जो 330 है इसमें V0 cos बीटा आपको ऐड कर देना है, और नीचे जो 330 है इसमें से Vs cos अल्फा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हो गया 120, यस 330 प्लस V0 कितना था, V0 था 10, cos बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है 600 अपॉन 1000। अब ये कहां से आ गया, अरे यार सिंपल 800 और 600 का पाइथागोरस से हमने निकाल दिया, तो cos बीटा की वैल्यू हो गई 600 अपॉन 1000, मतलब 6 अपॉन 10 मतलब 3 अपॉन 5, तो 10 इंटू 3 अपॉन 5 अपॉन 330, Vs1 था 30, cos अल्फा 800 अपॉन दिस, तो मतलब 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5, तो 120, 5 to 10, 336 अपॉन 330 माइनस 5 6 6 4 24, 306, ये हो गया NaS1। NaS1 आपके पास है, NaS2 भी आपने निकाला था ना, एक बार यहां पे लिख दें। NaS2 कितना आया था याद है, 120, 340 का 34 और नीचे 33, ये आया था। बीट्स कितने होंगे, बीट्स दोनों का डिफरेंस NaS1 डिफरेंस NaS2, ये हो गया 120 कॉमन, 336 अपॉन 306 माइनस 34 अपॉन 33। इस बार कैलकुलेशन से तो आप नहीं बचेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 336 डिवाइड बाय 306 माइनस 34 अपॉन 33, ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी यार, राइट। तो 120, क्योंकि इसके साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारा इससे भी इजी नहीं बनने वाला। यस 3 कैंसिल हो रहा है, तो 3 अगर हम कैंसिल करें
तो हमारा कितना रह जाएगा, ये 3 से 102 और ये 3 से 11, राइट, और ये 3 से हो गया 40, राइट। तो ये जो हमारा हो गया 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 अपॉन 102 माइनस 4 4 16 का 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 और ये 11, राइट। 102 1 टाइम्स 102 3 2 3 2 4 3 2 4 3 टाइम्स 306 3 2 4 18 180 180 means 1 times again 180 1 times 102 78 78, तो अप्रोक्सीमेट 6 और 7 के बीच में आ गया, माइनस 11 1 11 2 6 11 2 22 4 0 11 3 33 7 0 11 6, राइट। तो लगभग 8 बीट्स आ रहे हैं, लगभग, राइट। थोड़ा सा आप और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 8 बीट्स हमें सुनाई देंगे इस डिटेक्टर में, इस ऑब्जर्वर को, राइट। तो देखिए डायरेक्ट डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। सेपरेशन और अप्रोच वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो जो भी वेलोसिटी है उसको, जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके अलोंग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है, राइट, और फिर डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आराम से सॉल्व हो जाता है, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट 2018 पेपर 1 क्या कह रहे हैं। 2 men are walking along a horizontal straight line in the same direction. The man in front walks at a speed 1 meter per second and the man behind walks at a speed 2 meter per second. A third man is standing at a height 12 meter above the same horizontal line such that all 3 men are in the vertical plane. The 2 walking men are blowing identical whistles which emit a sound of frequency this. Speed of sound in air is this. At the instant when the moving men are 10 meter apart, the stationary man is equidistant from them. The frequency of beats. देखिए, at the instant when the moving men are 10 meter apart, 1 2 10 meter. 2 men are walking along a horizontal straight line in the same direction. The man in front walks a speed 1 meter per second. And the person behind is walking with the speed 2 meter per second. Third man is standing at a height of 12 meter, right? और हमें लास्ट में पता लगा कि जो थर्ड मैन है वो है कहां पर, such that all 3 men are in the same vertical plane. The 2 walking emit at the instant when the blowing men, when the men are 10 meter apart, the stationary man is equidistant from them. 12 मीटर हाइट पर है और इक्विडिस्टेंट है ये तीसरा आदमी, ये कह रहे हैं। ये मिड पॉइंट है तो ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, एक दूर जा रहा है और एक अप्रोच कर रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, इसका नाम 1 और इसका नाम 2 कर लेते हैं। दोनों की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है N1 और N2 की वो बराबर है, कितनी, 1430 हर्ट्ज, ये बराबर है। N1 और N2 दोनों इक्वल है। जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होने वाली है, क्योंकि ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है। तो N1 एपेरेंट अगर हम बात करें तो कितना होगा, N, यस, दूर जा रहा है, ध्यान रखना, सोर्स है और दूर जा रहा है। V कितना गिवन है, V इज गिवन हियर 330,
330 प्लस 1, राइट। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये स्पीड जो इसकी 1 मीटर दे रखी है उसका ये कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा। तो कितना हो गया 1 कॉस एल्फा, कॉस एल्फा ये हो गया। कॉस एल्फा की वैल्यू, कॉस एल्फा की वैल्यू 5/13। तो 1430 330/330 प्लस 5/13 ये हो गया। ये N1A आ गया। N2A कितना होगा 1430 330 माइनस, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है तो माइनस 2 से तो इधर को चल रहा है। अगर ये एंगल आप बीटा बोल लेते हैं तो ये हो गया 2 कॉस बीटा, 2 कॉस बीटा। इस बार भी कॉस बीटा हमारा 5/13 ही आ रहा है। तो N2A और N1A दोनों हमने लिख लिए और हमें निकालना है बीट फ्रीक्वेंसी। हमें क्या फाइंड करना है, बीट फ्रीक्वेंसी। मींस इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, राइट। तो N1A N2A is 1430 into 330/330 minus 2 into 5/13, that means 10/13। और N1 apparent 1430 into 330/330 प्लस 5/13 ये हो गया, राइट। देखो N2A ये बड़ा है माइनस N1A ये आपको निकालना है। हम इसको ऐसा करते हैं 1430 into 330/330 कॉमन ले लेते हैं। यहां रह जाएगा 1 माइनस 10/13 into 330 पावर -1, राइट। और यहां पर जो -1/1 प्लस 5/13 into 330, इसको भी ऊपर ही ले लेते तो इसकी भी पावर -1 लिख देंगे, राइट। 1 नहीं लिख के इसको भी सीधा 1 प्लस 5/13 into 330 पावर -1 लिख लेते हैं। दिस कैंसिल आउट 1430 बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए 1 माइनस दिस प्लस हो गया तो 10/13 into 330 माइनस 5 भाई ये लगाएंगे माइनस हो गया ना भाई, ये माइनस में है, माइनस 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 प्लस होने वाला है और माइनस कर रहे हैं 1 प्लस दिस तो ये भी माइनस होने वाला है तो प्लस हो जाएगा। तो 5/13 into 330 बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x। इसको आप चाहें तो x1, इसको x2, ये x1 ये x2 कर लीजिए तो x1 प्लस x2 हमारा डिनोमिनेटर सेम है 15 हो गया, राइट। तो 1430 into 15/13 into 330 ये जीरो भी काट दीजिए, राइट। तो 13 1 टाइम्स 13 1 टाइम्स और ये 11 3 टाइम्स और ये 3 5 टाइम्स। यह बड़ा आसान बन गया, आंसर 5 हो गया। तो हाउ मेनी बीट्स विल बी देयर, तो नंबर ऑफ बीट्स जो होंगे वो हमारे बनेंगे 5, राइट। तो हमने इस बार कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक अलग वे से कर लिया। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है वो उतना अच्छे से इसको सॉल्व कर सकता है। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है तो हमने इसको एक अलग ढंग से कर लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हुए इसको आसान बनाने की कोशिश करें।
राइट ये क्वेश्चन आया था 2018 पेपर 1। अगर ऐसा फिजिक्स देखें तो फिजिक्स में तो इसमें कुछ था नहीं, सिंपल डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है और डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। राइट वेव्स में तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड ही बनते हैं, फिर वो आईआईटी एडवांस हो या मेंस। राइट यस आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। A musical instrument is made using 4 different metal strings 1, 2, 3 and 4 with mass per unit length mu, 2 mu, 3 mu, 4 mu. The instrument is played by vibrating the strings by varying the free length in between the range L0 and 2L0. It is found that यार L0 एंड 2L0 के बीच की लेंथ है, मींस कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गिटार की बात हो रही है। गिटार में 4 वायर होते हैं ना, और 6 वायर होते हैं इनफैक्ट, तो यहाँ 4 ही वायर हैं और चारों का मास पर यूनिट लेंथ। कभी गिटार देखा है तो उसमें देखा होगा थिन वायर, थिक, उससे भी थिक, तो अलग अलग मास डेंसिटी के वायर हैं और डिफरेंट प्लेस पे जब आप कॉर्ड्स प्ले करते हो तो डिफरेंट लेंथ हम वायर्स की यूज करके फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं। List 1 gives above 4 strings while list 2 the magnitude of some quantities. करना क्या है? If the tension in each string is T0, the correct match for the highest fundamental frequency in F0 units will be. Right? मैच करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज F0 की यूनिट्स में, जो हमारी फर्स्ट वायर की फ्रीक्वेंसी आएगी उस टर्म्स में बाकी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हुए यहां पर हमें मैच कराना है। तो एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। राइट तो थोड़ा सा सॉल्व करें इसको। तो अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/2L, स्ट्रिंग है ना, और V की वैल्यू हमें मालूम है √T/, यस म्यू, ये थी फर्स्ट F0। राइट L0 लेंथ पे फर्स्ट वाली जो है L0 है। इट इज फाउंड दैट इन स्ट्रिंग 1 एट फ्री लेंथ L0 टेंशन T0 फंडामेंटल मोड इज F0। तो F0 की वैल्यू तो हम लिख ही लेते हैं 1/2L0 √T0/μ, ये तो हमने लिख ही लिया। राइट अब जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं 2μ, 3μ और 4μ, और हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज T0, सभी में टेंशन T0 लेनी है। राइट करेक्ट मैच फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स में मैच बनाना है। चलिए देखते हैं F1 कितना होगा 1/2L0 √T0/2μ, तो ये तो F0/√2 हो गया। बिना किसी टेंशन के F2 भी अगर हम लिखेंगे तो F0/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसका मास डेंसिटी 3μ है और नेक्स्ट वाले की मास डेंसिटी 4μ है। तो इसमें तो करना ही कुछ नहीं था यार, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो स्ट्रिंग 4μ वाली F0/2, स्ट्रिंग जो हमारी F1, F2, F3, F0। राइट F3, क्योंकि फर्स्ट वाले को F0 बोल दिया और F0 की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आ गया हमारा दिस वन, और 3 के लिए हमारा आ गया F0/√3 तो S, और F1 हो गया हमारा F0/√2 दिस वन, और फर्स्ट हमारा हो गया F0। तो आंसर फर्स्ट के लिए P है, सेकंड के लिए R है, थर्ड के लिए S है, फर्स्ट के लिए P है, सेकंड के लिए R है, थर्ड के लिए S है, ये दिखाई दे रहा है, और फोर्थ के लिए Q है, फोर्थ के लिए Q है। यस यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, B इज द करेक्ट आंसर। राइट आगे बढ़े, देखें द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट मीन्स मैच द कॉलम भी है और पैराग्राफ टाइप भी है, एक ही पैराग्राफ पर 2 क्वेश्चन थे। राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट फिक्स्ड एट L0, 3L0/2, 5L0/4। इस बार अलग अलग स्ट्रिंग की ना लेंथ भी अलग अलग यूज कर रहे हैं।
first, second, third and fourth are vibrating at their first, third, fifth and 14th harmonic. Number of harmonic भी अलग है, fundamental की बात नहीं कर रहे हैं. The correct match for the tension in the 4 string. Right, first वाले की बात करें तो F naught equals to 1 upon 2 L naught under root T1 upon mu. नेक्स्ट वाले की बात करें, चलिए हम इसको F नॉट की जगह F1 कॉल कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा. 1 और ये 2 की बात करते हैं तो 1 अपॉन 2. सबसे पहले ध्यान दीजिए थर्ड हार्मोनिक है तो न्यूमरेटर में हम इसका 3 लगा देते हैं. लेंथ 3L नॉट बाई 2 है, 3L नॉट बाई 2 है, अंडर रूट टेंशन T2 है और 2 म्यू है. सिंप्लीफाई कर ले, ये 3 से 3, ये 2 से 2 भाग गया. राइट, यहां से अगर हम बात करते हैं T1 तो ये हो गया 4L नॉट स्क्वायर F1 स्क्वायर इंटू म्यू. टेंशन कंपेयर करनी है ना. और यहां अगर हम बात करते हैं T2 की तो ये हो गया L नॉट F2 square into 2 mu. F1, F2, yes, such that strings have same frequencies. Frequency same बता दिए, F1, F2 बराबर बता दिए हैं. तो 4L नॉट स्क्वायर F स्क्वायर म्यू हो गया और ये 2L नॉट स्क्वायर F स्क्वायर म्यू हो गया. तो मतलब ये T1 बाय 2 हो गया. T3 की बात करेंगे तो F3 अगर हम लिखते हैं फिफ्थ हार्मोनिक अपॉन 2, लेंथ इज 5L नॉट बाय 4. ये दे रखी है लेंथ 5L नॉट बाय 4, 5L नॉट बाय 4 अंडर रूट T3 अपॉन 3 म्यू. T3 इक्वल्स टू, यस, फिर से देखिए ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 4 2 रह गया, 2 ऊपर आके स्क्वायर हो जाएगा. राइट, T3 F स्क्वायर L नॉट स्क्वायर F स्क्वायर 3 म्यू और ये जो 2 ऊपर गया, राइट, ये जो 2 ऊपर गया इसका भी स्क्वायर हो गया तो 4 आ गया. L नॉट स्क्वायर F स्क्वायर म्यू को T1 बाय 4 आपने रखा तो 3T1 बाय 16 आपका बन गया. इसी तरह से F4 निकालते हैं. F4 इज 14th हार्मोनिक, 7L नॉट बाय 4. F4 14th हार्मोनिक, राइट, और जो हमारा है वो लेंथ कितनी दे रखी है 7L नॉट बाय 4 अंडर रूट T4 अपॉन 4 म्यू. ये दे रखा है. T4 कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल किया जाए. ये 7 2 14 14 कैंसिल आउट, राइट, 4 रह गया ऊपर तो L नॉट स्क्वायर F स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये आ गया 4 इंटू म्यू. ये हो गया T1 बाय 16. तो पहले की टेंशन थी T1, दूसरे की टेंशन है T1 बाय 2, तीसरे की है 3T1 बाय 16 और चौथे की है हमारी T1 बाय 16. और हमें ये जो T1 है ना ये T नॉट दिया हुआ है. ये कितना हो गया T नॉट बाय 2, ये कितना हो गया 3 बाय 16 T नॉट और लास्ट वाला कितना हो गया 1 बाय 16 T नॉट. राइट, मैच कराना है इसी में जो पहले था. राइट, तो मैच कराते हैं. देखें फर्स्ट वाला T नॉट, तो फर्स्ट वाला तो P से ही मैच हो गया. सेकेंड वाला हमारा कितना आया, यस याद है सेकेंड कितना आया T नॉट बाय 2. थर्ड 3 बाय 16, तो 1 बाय 2 3 बाय 16 एंड 1 बाय 16. यस, 1 बाय 2 3 बाय 16 एंड 1 बाय 16. तो P Q T U, P Q T U, P Q T U, P Q T
u, again B is the correct answer. राइट तो थोड़ा सा लेंथी था, अदरवाइज इजी था, क्योंकि सारी चारों स्ट्रिंग्स की फंडामेंटल या जो भी गिवन हार्मोनिक है वो आपको कैलकुलेट करना था। तो राइट तो थोड़ा सा क्वेश्चन में लेंथ आ गई, अदरवाइज फॉर्मूला वाइज देखे तो ये भी बड़ा इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी, जो हमारे स्ट्रिंग के वाइब्रेशन पर बेस्ड था। 2019 राइट, यस 2019 था ना, यस 2019 पेपर 2 का ये क्वेश्चन था। राइट आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? अ सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड u टूवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप of length L is emitting a sound of frequency Fs. The farther end of the pipe is closed. The speed of sound in air is V and F naught is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combination of U and Fs will the sound reaching the pipe lead to resonance? देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्लोज्ड पाइप की बात हो रही है, क्लोज्ड पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो V/4L हो गया पाइप। ऑड हार्मोनिक्स की बात करेंगे तो 2m+1 हो गया, या 2m-1 आप लिख सकते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल m0 लिखेंगे और अगर 2m-1 लिखेंगे तो m=1 से आप स्टार्ट कर लेंगे, m=1 फंडामेंटल हो गया V/4L राइट, फिर 3V/4L एंड सो ऑन। A source approaching with the speed u towards the open end of stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency Fs. Apparent frequency कितनी होगी? Apparent frequency, true frequency, अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी राइट, तो V/V-u ये हो गई। अब देखिए यहां पर u की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, 0.8v, 0.8v, 0.8v। पहले इन्हीं तीनों को चेक कर लेते। फॉर u इक्वल्स टू 0.8v, f apparent इक्वल्स टू fs V/V-0.8v, और ये हमारा हो गया fs 1/0.2, 0.2 मीन्स 5 राइट, so this is 5 times Fs. Apparent frequency for these three cases is 5 times Fs, right? And F naught is the fundamental frequency of pipe. So F of pipe is 2m-1 times F naught. For resonance क्या होना चाहिए? Resonance के लिए for resonance जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है एफ ए, ये बराबर होनी चाहिए किसके? पाइप की फ्रीक्वेंसी की। तो 5 टाइम्स एफ एस बराबर होना चाहिए 2m-1 टाइम्स एफ नॉट की, ये बराबर होना चाहिए। एफ एस इक्वल टू एफ नॉट, यस हो तो सकता है। Fs इक्वल टू 2f नॉट, देखिए 2m-1 एक ऑड नंबर है, अगर m इक्वल टू 3 हम रखेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा और Fs इक्वल टू f नॉट आ जाएगा, मींस m इक्वल टू 3 के लिए ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब पाइप अगर हमारा 5th हार्मोनिक में है तो Fs इक्वल टू f नॉट हमारा होने वाला है राइट। अब Fs इक्वल टू 2f नॉट, 2m-1/5 is f नॉट, 2m-1/5 is 2, तो 5 to 10, तो m इक्वल टू 11/2 नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा 0.5 f नॉट राइट, तीसरा चेक करें तो 2m-1/5 इक्वल टू 0.5, तो 2m-1 इक्वल टू 2.5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
अब यही काम आपको करना है u इक्वल टू 0.5v के लिए, तो u इक्वल टू 0.5v लिखते हैं, एफ ए इक्वल्स टू एफ एस वी अपॉन वी माइनस यू, और u इक्वल्स टू 0.5v अगर आप लिखेंगे तो एफ ए इक्वल्स टू एफ एस वी अपॉन 0.5v, राइट, और यस वी कैंसिल आउट तो 2fs। रेजोनेंस अगर आपको देखना है, फॉर रेजोनेंस तो जो एफ ए है वो एफ पाइप के बराबर होनी चाहिए। भाई जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पाइप तक पहुंच रही है, अगर वो पाइप की फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तभी रेजोनेंस होगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ पी। एफ ए कितना है 2fs, एफ पी कितना है 2m माइनस 1 एफ नॉट। तो 2m माइनस 1 कितना हो गया, यस एफ ए इज 2fs और एफ पी इज 2m माइनस 1 एफ नॉट। यहां पे एफ एस दे रखे है 1.5 एफ नॉट, राइट, एफ एस कितना दे रखे है 1.5 एफ नॉट। तो अगर एफ एस की जगह आप 1.5 रखेंगे तो 2 इंटू 1.5, 2m इक्वल्स टू 3 प्लस 1 और m इक्वल्स टू 2। यस ये भी पॉसिबल है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। तो दो आंसर है ए एंड डी। तो देखिए जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो हम बिना ऑप्शन देखे तो कर ही नहीं सकते। जो गिवन ऑप्शन है वन बाय वन उन सारे ऑप्शंस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन हमारा फॉल्स है, राइट। तो एक क्वेश्चन जो डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस ट्यूब कॉलम को मिक्स करके पूछा गया था 2021 पेपर 2 में, ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 2018 पेपर 2 क्या कह रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय अ रेजोनेटिंग एयर कॉलम, a tuning fork of frequency 500 Hz is used. The length of the air column is varied by changing the level of the water in the resonance tube. Two successive resonances are heard at air column of length 50.7 cm and 83.9 cm. Which of the following statements is true? देखिए जब हम किसी रेजोनेंस एयर कॉलम की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस ट्यूब की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंट लेंथ पर अगर हमें रेजोनेंस मिलता है तो इसका मतलब अलग अलग हार्मोनिक के लिए हमें मिल रहा है। मान लेते हैं एमएथ हार्मोनिक के लिए था, एमएथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो गई mv/4l 1 प्लस ई। एंड करेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया, राइट, क्योंकि एक ऑप्शन में हमें एंड करेक्शन दिखाई दे रहा है। ये हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी है एन। इसका नेक्स्ट हार्मोनिक क्या आएगा भाई, देखिए अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसमें सारे हार्मोनिक्स तो आते नहीं है, केवल ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। तो एम एक ऑड नंबर है, राइट। अगर एम ऑड नंबर है तो हम इसको ऑड की टर्म्स में डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2m माइनस 1। नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट में m को आपको m प्लस 1 से चेंज करना पड़ेगा, राइट, v अपॉन 4l2 प्लस e, और ये हमारा हो गया n फिर से, राइट। जब लेंथ बढ़ती है तो ऊपर वाला नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी बड़ा हो जाता है। यहां पे L1 आपको दिया हुआ है 50.7 सेंटीमीटर और L2 भी आपको दिया हुआ है 83.9 सेंटीमीटर। L1 और L2 दोनों दिए हुए, राइट। ये हो गया 2m प्लस 2 माइनस 1, मतलब 2m प्लस 1 हो गया। तो 2m माइनस 1 अपॉन L1 प्लस E इक्वल्स टू 2m प्लस 1 अपॉन L2 प्लस E। ये हो गया, राइट। अब क्या क्या निकालना है, अगर इन्हीं को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना तो एक और बहुत खास चीज हमें पता लगती है, राइट।
दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में मैक्सिमा मिनिमा के बीच में अगर हम आपको ऑर्गन पाइप याद दिलाएं तो ये था ना भाई, ये था राइट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की, तो एक लूप और बढ़ जाता है। एक लूप बढ़ने का मतलब लैम्डा बाय 2। तो दो के बीच में जो डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। L2 माइनस L1 इज लैम्डा बाय 2। इसको तो आपको मिस करना नहीं है। L2 इज 83.9, 50.7, 83.9 और 50.7 लैम्डा बाय 2। करें सॉल्व। 83 माइनस 50 33, 33.2। तो लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू 33.2 और लैम्डा 66.4 सेंटीमीटर। लैम्डा आपको मिल गया 66.4 सेंटीमीटर, तो सी हमारा करेक्ट हो गया। अब जब लैम्डा आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, तो हम स्पीड भी निकाल देंगे। v बराबर n लैम्डा। n हमारा है 500 और लैम्डा है 66.4, 66.4 राइट। सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में बदल लेते हैं तो 5 इंटू 66.4 मीटर पर सेकेंड। 5 4 22 कैरी 5 6 30 और 2 32 3 कैरी 5 6 30 और 33.2 मीटर पर सेकेंड। 332, 332 ए इज आल्सो करेक्ट राइट। अब ई आपको निकालना है। द रेजोनेंस एट 50.7 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल हार्मोनिक। अच्छा, ये तो हमें निकालना है। द रेजोनेंस एट 50.7 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब m इक्वल टू 1 राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। देखें n इक्वल टू 500 रखते हैं, L1 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते 50.7 और देखते 2m माइनस 1 कितना आता है। तो 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 v अपॉन 4 L1 प्लस e इक्वल्स टू 500। या क्या, L1 कितना दे रखा है 50.7। फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें ना, तो मतलब 2m माइनस 1 1 हो गया। v आपका आ गया 332, 4 50.7 प्लस ई सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दिया हमने, नीचे -2 ऊपर आके +2। भाई ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दिया हमने, इक्वल्स टू 500। ये 2 जीरो गए, कितना रह गया 50.7 प्लस ई इंटू 4। अच्छा, यहां 2m माइनस 1 अभी चल रहा है, इंटू 5, ये इधर पहुंच गया, अपॉन 332 इक्वल्स टू 2m माइनस 1। 5 4 20, 50.7 प्लस e 332, this is 2m minus 1. So what is m now? Yes, if e is 0, suppose e is 0 approximately, so 2m minus 1 approximately 20 into 50.7 upon 332 राइट। एक और सिंपल पॉइंट से भी इसको हम देख सकते हैं कि m इसमें कितना हमारा आने वाला है। इसको एक सिंपल पॉइंट से भी देख सकते हैं। हमने लैम्डा बाय 2 निकाला था, लैम्डा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी, यस, लैम्डा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 33.2, 33.2 राइट। लैम्डा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 33.2। तो ये क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो एक शॉर्टकट देखते हैं, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं, सेंटीमीटर। और अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल इज लाइक दिस वन,
तो फंडामेंटल के केस में जो हमारी लेंथ है वो लैम्डा बाई 4 है फंडामेंटल के केस में, तो 16.6। भाई इसका भी आधा हो गया ना, आधा कर देते 33.2 का आधा 16.6 सेंटीमीटर। तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल। और यहां पर हमें कह रहे हैं कि 50.7 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। एंड करेक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। अब देखिए जो हमारा 50.7 है वो कौन सा हार्मोनिक बन रहा है ये हमें देखना है। तो 16.6 अगर हमारा फंडामेंटल है तो थर्ड हार्मोनिक हमारा हो गया, थर्ड इंटू 16.6, दैट मीन्स 6 3 18 1 6 3 18 और 1 19 और 4, दिस वन थर्ड हार्मोनिक लेंथ हमने निकाली। जो गिवन है वो कितनी गिवन है, गिवन इज 50.7। तो एंड करेक्शन इज 49.8 minus 50.7, that is minus 0.9. तो एंड करेक्शन हियर इज minus 0.9 सेंटीमीटर, राइट। हाँ, अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंड करेक्शन इज 0.9 सेंटीमीटर। व्हाट इज गिवन हियर, यस, व्हाट इज गिवन हियर, 0.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट था दिस वन, यस, 0.9 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप करेक्ट लेके चलेंगे, राइट। हाउ इट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 0.9 सेंटीमीटर, ये हमारा एंड करेक्शन हो गया, राइट। तो ये था हमारा 2018 पेपर 2 का क्वेश्चन, राइट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एंड करेक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था 2018 पेपर 2, राइट। तो ये आज हमने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए वेव्स के, जिसमें देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर हैं, ऑर्गन पाइप, राइट, बीट्स, और ऑफ कोर्स डॉपलर इफेक्ट इज वन ऑफ द वेरी फेवरेबल टॉपिक फॉर आईआईटी एडवांस, राइट। तो होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देखिए जब भी बोर्ड पे क्वेश्चन होते हैं वो आसान लगते हैं, रीजन हम खुद नहीं कर रहे हैं, सामने वाला टीचर कर रहा है। आप करिए, इतने मुश्किल क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में नहीं आते कि हमें करने में प्रॉब्लम हो। अगर फंडामेंटल्स थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो है आपको क्वेश्चन पहले समझना है, राइट। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स आसान रहता है, राइट। तो आज इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए आईआईटी एक्सप्रेस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यस, बाय बाय, वीसीएंस।